हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं निरंजन मौर्य आप सबका एनकेएम क्लासेज में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज आपको हम पढ़ाएंगे एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस और आरपीएफ एसआई। इनके लिए जीके जीएस पढ़ाएंगे या फिर अदर कोई आपका एग्जाम है, उन सबके लिए है जो जीके जीएस है बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि फ्रेंड्स, यहाँ से हम अगर एक क्वेश्चन कराते हैं तो उसके साथ में बहुत सारे एक्स्ट्रा फैक्ट करवा देते हैं, ताकि आपके परीक्षा में कोई भी प्रश्न आए उससे रिलेटेड तो गलत ना हो पाए। तो फ्रेंड्स, आप जो है ये सभी जो है प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, और हो सके तो आप जो है इनके नोट्स बना लीजिए, क्योंकि परीक्षा में अगर आपको प्रश्न मिलेंगे तो इनसे रिलेटेड ही मिलेंगे। क्योंकि अगर कोई प्रश्न अगर आपको हम करा रहे हैं तो उससे रिलेटेड इतने सारे फैक्ट करवा देते हैं, ताकि परीक्षा में कोई भी प्रश्न जो है उससे बाहर नहीं हो पाएगा। तो फ्रेंड्स, आपसे अनुरोध है कि आप पूरी वीडियो जरूर देखें और जो है अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मैटूर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कावेरी नदी पर। कहाँ पर स्थित है? कावेरी नदी पर। अब इस प्रश्न के साथ में भारत की जितने भी बांध या फिर परियोजनाएं हैं, उन सबको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। आप जो है इनको ध्यान से सुनिए और जो है इनके नोट्स भी बना लीजिए। अगर आपसे पूछ ले कि भारत का सबसे पुराना बांध कौन सा है, तो यह तुम्हारा है कल्लनई बांध। कौन सा बांध है? कल्लनई बांध। कहाँ पर स्थित है? यह कावेरी नदी पर स्थित है। कहाँ पर? कावेरी नदी पर। और अगर राज्य पूछ ले तो यह तुम्हारा तमिलनाडु में हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा? तमिलनाडु में। अगर आपसे पूछ ले कि भाखड़ा नागल बांध जो है यह कहाँ पर है, तो यह तुम्हारा सतलज नदी पर है। कहाँ पर? सतलज नदी पर, पंजाब में स्थित है। और यह जो तुम्हारा बांध है, यह भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध भी है। भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध अगर पूछ ले तो हो जाएगा भाखड़ा नागल बांध, सतलज नदी पर, पंजाब में स्थित है। अगर आपसे पूछ ले कि इंदिरा गांधी परियोजना यह कहाँ पर है, तो यह तुम्हारी सतलज नदी पर है। कहाँ पर? सतलज नदी पर। यहीं पर अगर आपसे पूछ ले कि नाथपा झाकरी परियोजना कहाँ पर है, तो यह भी तुम्हारी सतलज नदी पर है, हिमाचल प्रदेश में। अगर आपसे पूछ ले कि चमेरा परियोजना कहाँ पर है, तो यह रावी नदी पर, हिमाचल प्रदेश में है। और कोलडैम बांध जो है यह तुम्हारे सतलज नदी पर, हिमाचल प्रदेश में है। कोलडैम बांध कहाँ पर है? सतलज नदी पर, हिमाचल प्रदेश में। अगर आपसे पूछ ले कि नर्मदा घाटी परियोजना कहाँ पर है, तो यह नर्मदा नदी पर है और जो है यह गुजरात में है। और अगर आपसे पूछ ले कि नर्मदा सागर बांध जो है यह तुम्हारा मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है, अगर आपसे पूछ ले कि सरदार सरोवर बांध कहाँ पर है, तो यह तुम्हारा जो है गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में। अगर आपसे पूछ ले कि उकाई परियोजना कहाँ पर है, तो यह ताप्ती नदी पर, गुजरात में है। और अगर पूछ ले राणा सागर प्रताप परियोजना, यह तुम्हारी चंबल नदी पर, राजस्थान में है। कहाँ पर? चंबल नदी पर, राजस्थान में। अगर आपसे पूछ ले कि जवाहर सागर परियोजना जो है यह कहाँ पर है, तो यह चंबल नदी पर, राजस्थान में स्थित है। इडुक्की परियोजना अगर आपसे पूछ ले तो यह पेरियार नदी पर, केरल में स्थित है। और अगर पूछ ले शरावती परियोजना, तो यह शरावती नदी पर, शिमांग जिला, कर्नाटक में है। अगर आपसे पूछ ले कि हीराकुंड परियोजना कहाँ पर है, तो यह महानदी पर, उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पर? महानदी पर, उड़ीसा में। और यह भारत का सबसे लंबा बांध भी है। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो तुम्हारा हो जाएगा हीराकुंड बांध। अगर आपसे पूछ ले कि अलमाटी बांध कहाँ पर है, यह कृष्णा नदी पर, कर्नाटक में है। कहाँ पर? कृष्णा नदी पर, कर्नाटक में। नेक्स्ट है तुंगभद्रा परियोजना। यह जो परियोजना है तुम्हारी तुंग एवं भद्रा नदी पर है, और यह कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश की संयुक्त परियोजना भी है। ठीक है, कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश की संयुक्त परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी निम्नलिखित में से किसमें मिलती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरब सागर में। कहाँ पर मिलती है? अरब सागर में। अब इस क्वेश्चन के साथ में हम अरब सागर में मिलने वाली और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों को डिस्कस करेंगे। तो आइए एक एक करके देखते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि अरब सागर में गिरने वाली नदियां कौन कौन सी हैं, तो यह तुम्हारी हो जाएंगी साबरमती नदी, माही, नर्मदा, ताप्ती। ये सभी नदी गुजरात में बहती हैं, और गुजरात से होकर ये सभी कहाँ गिरती हैं? अरब सागर में। अगर आपसे पूछ ले कि मांडवी और जवारी नदी जो है ये तुम्हारी गोवा में है, और यहाँ से होती है ये भी तुम्हारी अरब सागर में जाती है। अगर आपसे पूछ ले
कि जो शरावती नदी है या फिर गंगावेली नदी है, यह कर्नाटक में बहती है, ये भी तुम्हारे अरब सागर में गिरती हैं जाकर। और तुम्हारी दो नदियां हैं, पेरियार और भरतपुझा, ये भी तुम्हारी केरल से होते हुए कहाँ गिरती हैं, अरब सागर में। अगर आपसे पूछ ले कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां कौन कौन सी हैं, तो यह तुम्हारी नदियां हो जाएंगी दामोदर नदी, स्वर्णरेखा नदी, ब्राह्मणी नदी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा नदी, पेन्नार नदी, कावेरी नदी और वैगई नदी। ये सभी नदियां जो हैं तुम्हारी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। याद रखना, अगर तुमसे पूछ चुका है अरब सागर में गिरने वाली नदियां, तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां भी आगे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थांगका निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लोकप्रिय कला शैली है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम। सिक्किम जो है, यहाँ की थांगका जो है लोकप्रिय कला शैली है। अब इस क्वेश्चन के साथ में हम भारत के प्रमुख राज्यों की चित्रकलाओं के बारे में डिस्कस करेंगे, जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि पिथौरा चित्रकला जो है या कहाँ से संबंधित है, तो या तुम्हारी गुजरात से संबंधित है। कहाँ से? गुजरात से। अगर आपसे पूछ ले कि कलमकारी चित्रकला जो है या कहाँ से संबंधित है, तो या तुम्हारी आंध्र प्रदेश से हो जाएगी। कहाँ से? आंध्र प्रदेश से। अगर आपसे पूछ ले कि पटचित्र जो है यह किस राज्य की फेमस चित्रकला है, तो तुम्हारा उड़ीसा हो जाएगा। कहाँ का? उड़ीसा का। और यह जो पटचित्र है यह तुम्हारा पर कपड़े पर की जाने वाली कला है, ये भी याद रखना। अगर आपसे पूछ ले कि मधुबनी पेंटिंग जो है यह कहाँ की है, तो यह बिहार की हो जाएगी। और इसको मिथिला पेंटिंग भी कहते हैं, ये भी तुम्हारी बिहार की और यह नेपाल के कुछ क्षेत्रों में भी की जाती है, ये भी याद रखना। अगर आपसे पूछ ले कि वर्ली चित्रकला कहाँ की है, तो यह महाराष्ट्र की हो जाएगी। और अगर आपसे पूछ ले कि कालीघाट चित्रकला है, यह कोलकाता की हो जाएगी। कहाँ की? कोलकाता की। अगर आपसे पूछ ले कि फाड़ चित्र जो है यह कहाँ की है, तो यह राजस्थान की हो जाएगी। तो यह राजस्थान की हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभावती गुप्त गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस शासक की बेटी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। किसकी बेटी थी ये? यह चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी। अब इस क्वेश्चन के साथ में जो है हम गुप्त साम्राज्य के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, तो इसके संस्थापक थे श्रीगुप्त। कौन थे? श्रीगुप्त। और अगर पूछ ले आपसे कि जो है इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा था, तो इनका कार्यकाल रहा था 240 से 280 ईस्वी तक। और इन्हीं साम्राज्य के एक थे तुम्हारे समुद्रगुप्त। कौन थे? समुद्रगुप्त। इनको जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और जो है इनके दरबारी कवि थे हरिशेण। कौन थे? हरिशेण। इन्होंने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना भी की थी। किसकी रचना की थी? इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित में से किस घटना के बाद गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना दर्द और गुस्सा व्यक्त किया था और अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जलियांवाला बाग नरसंहार। इस जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी जो है नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। अब इस क्वेश्चन के साथ में हम भारत के प्रमुख राष्ट्रीय आंदोलन डिस्कस करेंगे, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपसे पूछ ले कि चंपारण सत्याग्रह जो है कब हुआ था, तो यह था 1917 में। कब हुआ था? 1917 में। इसमें जो है यह जो है महात्मा गांधी का भारत में प्रथम आंदोलन भी था। क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि महात्मा गांधी का भारत में प्रथम आंदोलन कौन सा था, तो यह तुम्हारा था चंपारण सत्याग्रह। अगर आपसे पूछ ले कि अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन कब हुआ था, तो यह हुआ था 1918 में। कब हुआ था? 1918 में। इसमें जो है महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग किया था। किसका प्रयोग किया था? भूख हड़ताल का। ये भी क्वेश्चन परीक्षा में पूछा गया है कि महात्मा गांधी जो थे, ये जो थे तुम्हारे भूख हड़ताल का पहली बार प्रयोग किस आंदोलन में किया था, तो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में। अगर आपसे पूछ ले कि खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था, तो यह भी तुम्हारा 1918 में हुआ था। कब हुआ था? 1918 में। यह जो है आंदोलन फसल नष्ट हो जाने के बावजूद भी इसमें जो है राजस्व वसूली की जा रही थी, इसी को लेकर जो है यह आंदोलन हुआ था। नेक्स्ट है रोलैट अधिनियम। यह जो है कब आया था? 1919 में आया था। इसको जो है काला कानून भी कहते हैं। क्या कहते हैं? काला कानून। क्यों कहते हैं? इसको जो है बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का भी कानून कहते हैं,
क्योंकि इसमें जो था 3 लोगों से ज़्यादा अगर कहीं पर कोई लोग इकट्ठा होते थे तो इनको जो है डायरेक्ट पकड़ करके जेल में डाल दिया जाता था। इसीलिए इसको कहते हैं काला कानून। अगर आपसे पूछ ले कि हंटर समिति का गठन कब हुआ था, तो इसका गठन हुआ था 1919 में। कब हुआ था? 1919 में। अगर आपसे पूछ ले कि खिलाफत आंदोलन कब हुआ था, तो हुआ था 1919 से लेकर 1922 तक। कब हुआ था? 1919 से 1922 तक। नेक्स्ट है, अगर आपसे पूछ ले कि असहयोग आंदोलन कब हुआ था, तो यह तुम्हारा हुआ था 1920 से 1922 तक चला था। क्वेश्चन परीक्षा में ये भी पूछा गया है, ऐसे कौन से आंदोलन हैं जो 2 आंदोलन एक साथ चले थे? तो ये तुम्हारे थे खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन, दोनों आंदोलन को याद रखना। नेक्स्ट है चौरी चौरा कांड। अगर आपसे पूछ ले कि चौरी चौरा कांड कब हुआ था, तो हुआ था 5 फरवरी 1922 को। कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को। कहाँ हुआ था? यह गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। ठीक है, याद रखना। अगला है सविनय अवज्ञा आंदोलन। यह कब से कब तक चला था? यह तुम्हारा चला था 1930 से 1934 तक। ठीक है। अगर आपसे पूछ ले कि नमक सत्याग्रह या दांडी मार्च जो है, यह कब से कब तक चला था? यह तुम्हारा चला था 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक। ठीक है, तब तक यह चला था। अगर आपसे पूछ ले कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, यह हुआ था 5 मार्च 1931 को। कब हुआ था? 5 मार्च 1931 पर। यह जो समझौता था, यह 11 सूत्री मांगों पर आधारित था। कितनी? 11 सूत्री मांगों पर आधारित था। परीक्षा में भी पूछा गया है कि जो है गांधी इरविन समझौता जो है कितने सूत्री मांगों पर आधारित था, तो 11 सूत्री मांगों पर आधारित था, याद रखना। अगर आपसे पूछ ले कि व्यक्तिगत सत्याग्रह कब हुआ था, तो यह हुआ था 17 अक्टूबर 1940 को। कब हुआ था? 17 अक्टूबर 1940 को। यहीं पर अगर आपसे पूछ ले कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, तो हुआ था 8 अगस्त 1942 को। कब हुआ था? 8 अगस्त 1942 को। अगर आपसे पूछ ले कि माउंटबेटन योजना कब आई थी, तो आई थी 3 जून 1947 को। कब आई थी? 3 जून 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीली क्रांति का निम्नलिखित में से किससे संबंध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मत्स्य उत्पादन। किससे हो जाएगा? नीली क्रांति का संबंध है मत्स्य उत्पादन से। फ्रेंड्स, अब इस क्वेश्चन के साथ में हम कृषि से संबंधित विभिन्न क्रांतियां हैं, उन सबको डिस्कस करेंगे। परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप लोग जो है इनको नोट करके चलिए, क्योंकि इतना गहराई से कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो आइए एक एक करके देखते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि हरित क्रांति जो है यह किससे संबंधित है, तो यह खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। किससे? खाद्यान्न उत्पादन से। अगर आपसे पूछ ले कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, तो इसका संबंध है दुग्ध उत्पादन से। किससे? दुग्ध उत्पादन से। अगर आपसे पूछ ले कि भूरी क्रांति किससे संबंधित है, तो यह उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। किससे? उर्वरक उत्पादन से। अगर आपसे पूछ ले कि रजत क्रांति का संबंध किससे है, तो इसका हो जाएगा अंडा उत्पादन से। किससे? अंडा उत्पादन से। पीली क्रांति का संबंध, इसका संबंध है तिलहन उत्पादन से। किससे? तिलहन उत्पादन से। कृष्ण क्रांति का संबंध अगर पूछ ले, तो यह तुम्हारा हो जाएगा बायोडीजल उत्पादन से। किससे? बायोडीजल उत्पादन से। अगर आपसे पूछ ले लाल क्रांति का संबंध किससे है, तो इसका संबंध हो जाएगा टमाटर या फिर मांस उत्पादन से। किससे? टमाटर या फिर मांस उत्पादन से। अगर आपसे पूछ ले कि गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है, तो इसका हो जाएगा तुम्हारा झींगा मछली उत्पादन से। किससे? झींगा मछली उत्पादन से। अगर आपसे पूछ ले कि बादामी क्रांति का संबंध किससे है, तो इससे इसका हो जाएगा तुम्हारा मसाला उत्पादन से। किससे? मसाला उत्पादन से। यहीं पर अगर आपसे पूछ ले कि सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है, तो इसका संबंध हो जाएगा फल उत्पादन से। किससे? फल उत्पादन से। नेक्स्ट है, अगर आपसे पूछ ले कि अमृत क्रांति का संबंध किससे है, तो इसका संबंध हो जाएगा नदी जोड़ो परियोजना से। किससे? नदी जोड़ो परियोजना से। अगर आपसे कोई पूछ ले कि गोल क्रांति का संबंध किससे है, तो इसका संबंध हो जाएगा आलू उत्पादन से। किससे? आलू उत्पादन से। यहीं पर अगर आपसे कोई पूछ ले कि सदाबहार क्रांति बताओ, तो यह जैव तकनीकी से संबंधित है। किससे? जैव तकनीकी से। सेफ्रॉन क्रांति का संबंध तुम्हारा केसर उत्पादन से हो जाएगा। हरित सोना क्रांति का संबंध जो है बांस उत्पादन से हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सिल्वर फाइबर क्रांति का संबंध कपास उत्पादन से हो जाएगा तुम्हारा। और व्हाइट गोल्ड क्रांति का संबंध भी कपास उत्पादन से हो जाएगा। या जो व्हाइट गोल्ड क्रांति है तुम्हारी कपास उत्पादन की तीसरी क्रांति है। कौन सी तीसरी क्रांति? सनराइज या फिर सूर्योदय क्रांति का संबंध हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग का विकास से।
स्वर्ण क्रांति का संबंध हो जाएगा फल और शहद उत्पादन से। अगर आपसे पूछ ले कि अनैज क्रांति का संबंध किससे है, तो यह तुम्हारा हो जाएगा स्वर्णिम चतुर्भुज योजना से। किससे? स्वर्णिम चतुर्भुज योजना से संबंध इसका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश राज्य के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्री गोविंद वल्लभ पंत। कौन हो जाएगा? श्री गोविंद वल्लभ पंत। ये जो है उत्तर प्रदेश की स्वतंत्रता से पहले भी 1937 में जो है पहली बार उत्तर प्रदेश के भी सीएम ही बन चुके थे। अब इस क्वेश्चन के साथ में हम कुछ मुख्यमंत्रियों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कौन होता है, तो यह तुम्हारा होता है मुख्यमंत्री। कौन होता है? मुख्यमंत्री। अगर पूछ ले कि इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो इनकी नियुक्ति करते हैं गवर्नर। कौन करते हैं? गवर्नर। अगर आपसे पूछ ले कि उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत जो है 1937 में बने थे, और यह स्वतंत्रता के बाद ही उत्तर प्रदेश के पहले सीएम बने थे। अगर आपसे पूछ ले कि उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला सीएम कौन है, तो यह तुम्हारी हो जाएंगी सुचेता कृपलानी। कब बनी थी? 1963 में बनी थी। कब बनी थी? 1963 में। अगर आपसे पूछ ले कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री कौन रहा है, तो यह मायावती रही है। कितनी बार? टोटल यह जो है 4 बार रही है। अगर आपसे पूछ ले कि उत्तर प्रदेश में सबसे कम उम्र में मुख्यमंत्री कौन रहे हैं, तो यह तुम्हारे रहे हैं अखिलेश यादव। कौन रहे हैं? अखिलेश यादव। अगर आपसे पूछ ले कि उत्तर प्रदेश के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहे हैं, तो यह तुम्हारे रहे हैं गोविंद वल्लभ पंत। कौन रहे हैं? गोविंद वल्लभ पंत। कितने वर्ष रहे हैं? यह रहे हैं 11 वर्ष 11 दिन तक। और जो है अगर आपसे पूछ ले कि अब तक उत्तर प्रदेश में कुल कितने सीएम बन चुके हैं, तो कुल 21 लोग जो है सीएम बन चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से टाटा स्टील के संस्थापक कौन थे? तो यह तुम्हारे थे, इसका सही आंसर हो जाएगा सर जमशेदजी टाटा। कौन थे? सर जमशेदजी टाटा जो थे यह टाटा स्टील के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की सीमा से निम्नलिखित में से किस राज्य को नहीं छूती है? तो यह जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तेलंगाना। तेलंगाना जो है यह उत्तर प्रदेश की सीमा को टच नहीं करता है। अब जो है हम आपको पढ़ाएंगे उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य। अगर आपसे पूछ ले कि उत्तर प्रदेश की सीमा को कुल कितने राज्य स्पर्श करते हैं, तो कुल जो है 8 राज्य स्पर्श करते हैं, और इसमें जो है एक केंद्र शासित प्रदेश भी जो है ये भी स्पर्श करता है। अगर आपसे पूछ ले कि उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश कौन कौन से राज्य स्पर्श करते हैं, तो तुम्हारा उत्तराखंड हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश जो है सबसे कम सीमा स्पर्श करता है उत्तर प्रदेश के साथ में। हरियाणा हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा, मध्य प्रदेश, यह जो है उत्तर प्रदेश के साथ सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है। यहीं पर हो जाएगा छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और दिल्ली। ये तुम्हारे 8 राज्य, और एक यूटी जो दिल्ली है यह उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। यह जो उत्तर प्रदेश जो है नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी साझा करता है। ठीक है। अगर पूछ ले कि नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करने वाले जिले कौन कौन से हैं, तो यह तुम्हारा हो जाएगा पीलीभीत हो जाएगा, लखीमपुर खीरी, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। ये तुम्हारे जो हैं ये उत- ये तुम्हारे जो हैं नेपाल की सीमा के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनामुदी जो निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नीलगिरी श्रृंखला में। कहाँ पर स्थित है? नीलगिरी श्रृंखला में। फ्रेंड्स, अब इस क्वेश्चन के साथ में जो है हम भारत के कुछ पर्वत और उनकी चोटियां डिस्कस करेंगे। तो आइए एक एक करके देखते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो यह तुम्हारी हो जाएगी गुरु शिखर। कौन सी है? गुरु शिखर। अगर आपसे पूछ ले कि इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई है 722 मीटर। कितनी है? 722 मीटर। नेक्स्ट है, अगर आपसे पूछ ले कि राजस्थान में यह सबसे प्राचीनतम पर्वत भी है। राजस्थान में जो है अरावली जो है यह प्राचीनतम है। प्राचीनतम का मतलब ये हुआ कि यह विश्व का सबसे प्राचीनतम पर्वत है तुम्हारा अरावली पर्वत। ठीक है। अगर आपसे पूछ ले कि सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो यह तुम्हारी धूपगढ़ है। कौन सी है? धूपगढ़। और यहीं पर अगर आपसे पूछ ले कि पश्चिमी घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो यह तुम्हारी है अनाईमुडी। कहाँ पर है? केरल में। कहाँ पर है? केरल में। अब जो है हम हिमालय के कुछ प्रमुख ऊंचे शिखर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए एक एक करके देखते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि माउंट एवरेस्ट जो है यह कहाँ पर है, तो यह नेपाल में है।
अगर इसकी ऊंचाई पूछ ले तो इसकी ऊंचाई है 8,848.86 मीटर। ये जो है इसकी कुल ऊंचाई है। अगर आपसे पूछ ले एक तुम्हारी जो है कराकोरम या फिर केटू, इसी को कहते हैं केटू। केटू जो तुम्हारी है, या फिर इसको कहते हैं गार्डविन ऑस्टिन, यह भारत और पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है। इसकी अगर ऊंचाई पूछ ले तो इसकी ऊंचाई है 8,611 मीटर। कितनी है? 8,611 मीटर। नेक्स्ट है कंचनजंगा। कौन सी? कंचनजंगा। कहाँ पर है? भारत में है। और यह जो है 8,586 मीटर इसकी ऊंचाई है। यह पूर्णतः भारत में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि पूर्णतः भारत में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो कंचनजंगा हो जाएगी। अगर पूछेगा केवल भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो हो जाएगा गार्डविन ऑस्टिन। नेक्स्ट है नंगा पर्वत। कहाँ पर है? भारत में है। और इसकी ऊंचाई जो है 8,126 मीटर है। अगला है नंदा देवी। ये भी तुम्हारा भारत में है और इसकी ऊंचाई है 7,817 मीटर। नेक्स्ट है कामेत। यह भी तुम्हारा भारत में है। इसकी ऊंचाई अगर पूछ ले तो 7,756 मीटर हो जाएगी। नेक्स्ट है अन्नपूर्णा। यह तुम्हारी नेपाल में है और इसकी ऊंचाई की अगर बात करें तो यह तुम्हारी है 8,078 मीटर। नेक्स्ट है धौलागिरी। अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो 8,172 मीटर है और यह नेपाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 14 से 18 निम्नलिखित में से किस अधिकार से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा समता का अधिकार। ऑप्शन नंबर सी, समता का अधिकार। 14 से 18 तक जो है यह तुम्हारा है समता का अधिकार से संबंधित। अब इस क्वेश्चन के साथ में जो है मौलिक अधिकार डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं कितने मौलिक अधिकार हैं। अगर पूछ ले आपसे तो इस समय वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। कितने हैं? 6। कौन कौन से हैं? समता या समानता का अधिकार, यह तुम्हारा अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। कहाँ से? अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। अगर आपसे पूछ ले कि स्वतंत्रता का जो अधिकार है यह कहाँ से कहाँ तक है, तो यह तुम्हारा अनुच्छेद 19 से 22 तक है। कहाँ तक? अनुच्छेद 19 से 22 तक। अगर आपसे पूछ ले कि शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है यह कहाँ से कहाँ तक है, तो यह तुम्हारा अनुच्छेद 23 से 24 तक है। कहाँ तक? अनुच्छेद 23 से 24 तक। अगर आपसे पूछ ले कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है यह कहाँ से कहाँ तक है, तो यह तुम्हारा अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक है। कहाँ तक? अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक। अगर आपसे पूछ ले कि संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार जो हैं यह कहाँ से कहाँ तक है, तो अनुच्छेद 29 से 30 तक है। कहाँ तक? अनुच्छेद 29 से 30 तक। अगर आपसे पूछ ले कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है यह कहाँ से कहाँ तक है, तो यह तुम्हारा अनुच्छेद 32 में है। इसी को जो है B.R. अम्बेडकर ने, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। क्या कहा था? संविधान की आत्मा कहा था इसी को। ठीक है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा दिन अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 मई। 1 मई को जो है तुम्हारा अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है। अब इस क्वेश्चन के साथ में हम बहुत सारे महत्वपूर्ण दिवस डिस्कस करेंगे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए एक एक करके देखते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि 1 मई को कौन कौन सा दिवस मनाया जाता है, एक तो तुम्हारा अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस हो गया और एक मनाया जाता है तुम्हारा गुजरात और महाराष्ट्र दिवस, क्योंकि इसी दिन 1 मई 1960 को गुजरात और महाराष्ट्र की स्थापना हुई थी। अगर आपसे पूछ ले कि 3 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो इस दिन मनाया जाता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। कौन सा दिवस? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। अगर आपसे पूछ ले कि 7 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 7 मई को मनाया जाता है विश्व एथलेटिक्स दिवस। कौन सा दिवस? विश्व एथलेटिक्स दिवस। अगर आपसे पूछ ले कि 2024 में इसकी थीम क्या है, तो इसकी थीम है वर्ल्ड माइल चैलेंज। क्या है? वर्ल्ड माइल चैलेंज। अगर आपसे पूछ ले कि 7 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 7 मई को मनाया जाता है BRO का स्थापना दिवस। इसकी फुल फॉर्म है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। 1960 में जो है इसकी स्थापना हुई थी BRO की। अगर आपसे पूछ ले कि 8 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 8 मई को मनाया जाता है विश्व रेड क्रॉस दिवस। कौन सा? विश्व रेड क्रॉस दिवस। अगर आपसे पूछ ले कि 2024 में इसकी थीम क्या है, तो इसकी थीम है कीपिंग ह्यूमैनिटी अलाइव। ये जो है इसकी थीम हो जाएगी। अगर आपसे पूछ ले कि 11 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है,
तो इस दिन मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। कौन सा दिवस? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। नेक्स्ट है, अगर आपसे पूछ ले कि 12 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो इस दिन मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। कौन सा दिवस? अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। अगर आपसे पूछ ले कि 20 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो इस दिन मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस। कौन सा दिवस? अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस। अगर आपसे पूछ ले कि 22 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो इस दिन मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। कौन सा दिवस? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। अगर आपसे पूछ ले कि 23 मई को, तो 23 मई को मनाया जाता है विश्व कछुआ दिवस। कौन सा दिवस? विश्व कछुआ दिवस। 28 मई को मनाया जाता है विश्व भूख दिवस। कौन सा दिवस? विश्व भूख दिवस। अगर आपसे पूछ ले कि 31 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो इस दिन मनाया जाता है विश्व तंबाकू निषेध दिवस। कौन सा दिवस? विश्व तंबाकू निषेध दिवस। अगर आपसे पूछ ले कि 1 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, 1 जून को, तो 1 जून को मनाया जाता है माता पिता का वैश्विक दिवस।